अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं क्योंकि हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं सेल की लाइफ साइकिल के बारे में, तो आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे इंटरफ़ेज़ के बारे में। एक सेल की लाइफ साइकिल के इंटरफ़ेज़ वाले हिस्से के बारे में और हम ये देखेंगे कि इंटरफ़ेज़ ही वो स्टेज है जिसमें एक सेल अपनी ज़्यादा ज़िंदगी गुज़ारता है। तो आइए सेल की एक टाइमलाइन यहाँ पर बनाते हैं। कह लें कि ये एक नया सेल है और ये गुजरेगा इंटरफेस के मरहले से। इसको मैं यहाँ एक साइकिल की तरह बना लेती हूँ क्योंकि ये वापस जाएगा। तो ये सब है इंटरफेस और फिर किसी एक वक्त में ये तैयार होगा तकसीम होने के लिए और ये गुजरेगा माइटोसिस के मरहले से। और माइटोसिस वो अमल है जिसमें न्यूक्लियस तब्दील होता है दो न्यूक्लियाई में, लेकिन इसकी वैसे भी ज़रूरत होती है सेल के तकसीम होने में। तो ये हरे रंग में है माइटोसिस। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक सेल अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इंटरफेज़ में गुजारता है और यहाँ ये बस एक सेल की तरह जी रहा होता है। ये जी रहा है, बढ़ रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है और इसके अलावा और जो भी फंक्शंस हैं इसके, ये वो कर रहा है। और माइटोसिस जो है, ये इसकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। ये ज़रूरी होता है एक सेल के रेप्लिकेट करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में जिस चीज़ पे मैं गौर करना चाहती हूँ, वो है इंटरफ़ेस और ये करने के लिए आइए बनाते हैं यहाँ पर एक सेल। तो कह लें कि ये हरे रंग में एक सेल है, मेरे पास इसका सेल मेम्ब्रेन भी है, इसके अंदर है हमारे पास साइटोसोल। और फिर ये ऑरेंज रंग में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को ज़ाहिर है कि डिफ़ाइन करता है। और फिर इसके अंदर है हमारे पास डीएनए और आपको आदत होगी डीएनए और क्रोमोसोम्स को आपस में जुड़े हुए इस तरह से देखने की। ये हैं दो क्रोमोसोम्स, लेकिन इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स इस तरह से सख्ती से जुड़े हुए नहीं होते या कंडेंस्ड शक्ल में नहीं होते। सेल की ज़्यादातर ज़िंदगी में क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग खुले हुए होते हैं, वो अपनी क्रोमैटिन शक्ल में होते हैं। ये एक आम से माइक्रोस्कोप में इतनी आसानी से नज़र नहीं आते, ये होते हैं खुले हुए। आपके पास होते हैं प्रोटीन्स और डीएनए, ये एक तरह से एक पूरा जमघट्टा होता है इन चीज़ों का। अब एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ बनाई है, ये है एक सेंट्रोसोम, क्योंकि ये होगा ज़रूरी इस वक्त के लिए, उस वक्त के लिए जब हम माइटोसिस में जाएंगे। अब ये ड्राइंग देखकर आप शायद कहें कि एक इंसानी सेल में जिसमें डिप्लॉयड नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जब हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो क्या इसमें 46 या 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते? यहाँ तो सिर्फ 2 बनाए हैं। तो ये सच है, मैंने यहाँ सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए। तो ये है नया सेल यहाँ पर और ये बढ़ेगा। ये लेगा न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा अपने इस पास के माहौल से और ये बढ़ेगा, बिल्कुल इस तरह से। और ये फ़ेज़ जहाँ ये सिर्फ बढ़ रहा है इस नए सेल से, इस फ़ेज़ को कहते हैं G1 फ़ेज़ और ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन फिर इसके बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये रेप्लिकेट करेगा वो मालूमात जो डीएनए में कोडेड है किसी एक वक्त में, और असल में ये सब होता है माइटोसिस से पहले, तो इसको यहाँ पे बयान करते हैं। तो अब मैं एक बार फिर न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम यहाँ बना लेती हूँ, सेल्यूलर मेम्ब्रेन भी यहाँ बना लेती हूँ। ये एक सेहतमंद बढ़ता हुआ सेल है और अब इसका डीएनए करेगा रेप्लिकेट। तो बजाय इसके कि इसकी सिर्फ एक कॉपी हो डीएनए की, ये बुनियादी तौर पर 2 कॉपीज़ बनाएगा। लेकिन इस स्टेज पर, इस मरहले पर मैं बहुत होशियार रहूँगी। तो अगर मैं ये पर्पल क्रोमोसोम बनाऊँ यहाँ पर, जब ये करेगा रेप्लिकेट, ये बनाएगा कॉपी अपने डीएनए की। तो पहले था एक क्रोमोसोम, लेकिन कॉपी होने के बाद भी एक ही क्रोमोसोम होगा, हालांकि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल भी कॉपी किया है। लेकिन यहाँ हमें 2 कॉपीज़ दिख रही हैं। हम इन 2 कॉपीज़ को क्या कहते हैं? तो इन 2 कॉपीज़ को हम कहते हैं क्रोमैटिड और ये 2 यहाँ पर, ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये भी एक क्रोमोसोम है यहाँ पर और ये पूरी चीज़ यहाँ पर, ये भी है एक क्रोमोसोम। बाद में जब हम माइटोसिस के मरहले से गुजरेंगे, हम देखेंगे कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगी अलहदा, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी और इस पॉइंट पर इन दोनों को अलग-अलग हम एक-एक क्रोमोसोम कहेंगे।
अब आप शायद सोचें कि ये जगह जहाँ ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, क्या इसका कोई नाम है? और इसका जवाब है हाँ, और इस लफ्ज़ को कहते हैं सेंट्रोमेर। तो हमारे पास था ये पर्पल क्रोमोसोम यहाँ पर और अब इसने कर लिया है रेप्लिकेट। ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, हालाँकि इसके पास दुगना जेनेटिक मटीरियल मौजूद है। आपकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ से जुड़ी हुई हैं। कह लें इधर सेंट्रोमेर से। और यही चीज़ होगी नीले क्रोमोसोम्स के लिए भी। ये सारा जेनेटिक मटेरियल करेगा रेप्लिकेट। आपके पास होंगी इसकी 2 कॉपीज़ और अब ये बना हुआ होगा 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से और ये भी आपस में जुड़े हुए होंगे सेंट्रोमेर से। और जब तक ये सारी रेप्लिकेशन हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रोसोम भी बनाता है अपनी कॉपी और ये अमल वो हिस्सा जहाँ ये सारी जेनेटिक मालूमात अपनी कॉपीज़ बना रही हैं, हम इसको कहते हैं एस फेज़ और एस फेज़ से मुराद है सिंथेसिस। तो ये हो गया यहाँ पर सिंथेसिस फेज़ और माइटोसिस में जाने से पहले होती है एक और ग्रोथ फेज़ और हम इसको कहते हैं G2 और अब हैं हम तैयार और सेल अब और बड़ा हो चुका है और ये जब इससे जाता है इस पर, इसको हम कहते हैं G2 फेज़ और इस पॉइंट पर G2 फेज़ के आखिर में ये वो स्टेज है जब हम तैयार होते हैं माइटोसिस के लिए। तो आज के लिए इतना ही।